नमस्कार दोस्तों। आज की बात है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की। वो इलाका जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है और जहां की जनता आज सड़कों पर खून से लथपथ पड़ी है। पाकिस्तानी फौज ने अपने ही लोगों पर खुलेआम AK-47 से फायरिंग की। निहत्थे लोगों पर, महिलाओं पर, गांवों से मार्च करके आए किसानों पर, जिनके हाथों में हथियार नहीं थे, सिर्फ प्लेकार्ड थे, सिर्फ मांगे थीं, सिर्फ अपना हक मांगने की हिम्मत थी। और इसका नतीजा 3 दिनों में 46 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 200 से ज्यादा घायल हैं, सैकड़ों लापता हैं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल सेवाएं ठप हैं, पूरे इलाके में सेना का डेरा है और दुनिया दुनिया काफी हद तक चुप है। देखिए, बहुत लोग इस इलाके के बारे में ठीक से नहीं जानते, तो थोड़ा बेस बनाते हैं। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं तो उत्तर में जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका दिखता है, लेकिन उसमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है। इसे भारत पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर कहता है, यानी POK। पाकिस्तान इसे आज़ाद जम्मू कश्मीर कहता है। नाम में आज़ाद ज़रूर है, लेकिन असलियत उससे बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान ने इस इलाके को 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक है आज़ाद जम्मू कश्मीर, जो एक पतली सी पट्टी की तरह है, जिसमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलकोट जैसे शहर आते हैं। और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान, जो उत्तर की तरफ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं, पाकिस्तान ने भी ये 2 हिस्से बनाए हैं। अब इस आज़ाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 53 सीटें हैं। इनमें से 45 सीटों पर सीधा चुनाव होता है और 8 सीटें नॉमिनेटेड होती हैं। लेकिन जो आज का असली विवाद है वो उन 45 में से 12 सीटों को लेकर है। इन 12 सीटों पर वो लोग वोट करते हैं जो 1947 के बाद भारत के जम्मू या भारतीय कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे, यानी जो पाकिस्तान में कहीं भी रहते हैं। वो रावलपिंडी में बैठे हों, कराची में हों, लाहौर में हों, पर POK की विधानसभा में उनकी सीटें हैं। अब सोचिए, 53 में से 20 सीटें तो पहले से ही इस्लामाबाद की मुट्ठी में है, 8 नॉमिनेटेड और 12 रिफ्यूजी सीटें। सरकार बनाने के लिए चाहिए 27 सीटें और 20 तो पाकिस्तान की केंद्र सरकार पहले से तय कर चुकी होती है। मतलब साफ है, जो पार्टी इस्लामाबाद में सत्ता में है वही POK में भी सरकार बनाएगी। यहाँ की जनता की राय का कोई मायना नहीं। यही बात वहाँ के लोगों को सबसे ज्यादा खल रही है। इसी असंतोष के बीच 2023 में एक संगठन खड़ा हुआ, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, यानी JAAC। इसके अध्यक्ष हैं शौकत नवाज मीर, जो कर्मचारियों और आम लोगों के हकों के लिए लंबे वक्त से काम करते रहे हैं। JAAC ने एक 38 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया। इसमें क्या क्या था, सुनिए। पहली, उन 12 रिजर्व सीटों को खत्म किया जाए जो इस्लामाबाद की कठपुतलियों के लिए रखी गई हैं। दूसरी, बिजली की दरें कम की जाएं। बात करते हैं बिजली की। POK में सिंध नदी का प्रवाह इलाका है, ऊंचाई है, इसलिए हाइडल पावर यानी पन बिजली वहां बहुत ज्यादा पैदा होती है। लेकिन वो बिजली पाकिस्तान ले जाता है और वापस उसी बिजली के लिए POK के लोगों को बाजार भाव पर पैसे चुकाने पड़ते हैं, यानी अपने ही घर की बिजली के लिए दोगुना तिगुना दाम। तीसरी, गेहूं, आटे और तेल पर जो सब्सिडी पाकिस्तान ने दी थी उसे वापस किया जाए, क्योंकि सब्सिडी हटाने के बाद महंगाई आसमान छू रही है और गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को तरस रहा है। चौथी, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बहाल की जाएं और उन्हें मनमाने तरीके से बंद करना बंद हो। पांचवी, क्षेत्र को वास्तविक स्वायत्तता दी जाए। ये मांगे कोई देशद्रोह नहीं है, ये मांगे कोई बगावत नहीं है, ये वो बुनियादी अधिकार हैं जो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को मिलने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इन्हें क्या माना? आतंकवाद। 5 जून 2026 को पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने JAAC को आतंकवाद रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया। इसके कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। रात के अंधेरे में बिना किसी कोर्ट के आदेश के घरों पर छापे मारे गए। जब आप शांतिपूर्वक अपनी मांगे रख रहे हों और सरकार आपको आतंकी घोषित कर दे तो जनता क्या करे? 7 जून 2026 रविवार का दिन, रावलकोट के एक अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लोग जमा हुए थे। JAAC के कार्यकर्ता की लाश लाई गई थी जो पुलिस की फायरिंग में मारा गया था। लोग शव को लेने आए थे, परिजन, साथी, पड़ोसी। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं। पाकिस्तान के रेंजर्स ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, मारपीट हुई, फिर गोलियां चली। उस दिन की झड़प में पुलिस के भी 4 जवान मारे गए और प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी कई लोग मारे गए। इसके बाद सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली। 9 जून को JAAC ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। पूरे POK से लोग रावलकोट की तरफ चलने वाले थे। सेना ने रास्ते बंद किए, कंटेनर लगाए, चेकपोस्ट खड़े किए, लेकिन लोग रुके नहीं। गांवों से, पहाड़ियों से, दुर्गम रास्तों से लोग निकलते रहे।
9 जून को हुई झड़पों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हुए। आधिकारिक आंकड़ा पाकिस्तान ने 11 बताया, लेकिन जेएएसी नेताओं का दावा था कि असल संख्या कहीं ज्यादा है। और फिर आया 10 जून, जिस दिन रावलकोट के ईदगाह मैदान में वो हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। रावलकोट में एक बड़ा ईदगाह ग्राउंड है। सामान्य दिनों में यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, राजनीतिक सम्मेलन होते हैं। इस मैदान में 60 से 70 हजार लोग आराम से आ सकते हैं। 10 जून की सुबह वहां 60 से 70 हजार लोग जुट गए थे। कौन थे ये लोग? किसान थे, दुकानदार थे, मजदूर थे, शिक्षक थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, नौजवान थे, दूर दराज के गांवों से पैदल चलकर आए लोग थे। इनमें से किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था। हाथों में थे प्लेकार्ड जिन पर लिखा था अपनी मांगे, सस्ता आटा चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, अपने प्रतिनिधि चुनने का हक चाहिए। नारे लग रहे थे। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये नारा पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और अब पीओके में। क्योंकि जहां जहां लोगों ने हक मांगे, वर्दी वालों ने दहशत फैलाई। और फिर हुआ वही जिसका डर था। पाकिस्तानी आर्मी और रेंजर्स वहां पहुंचे। उनके हाथों में थी AK-47 और उन्होंने बिना किसी चेतावनी के, बिना लाठीचार्ज के, बिना आंसू गैस के सीधे गोलियां चला दी 60 से 70 हजार लोगों पर, निहत्थे लोगों पर। जो मंजर बना उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। भगदड़ मची, लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागे। जो गिरा वो रौंदा गया, जो गोली खाकर गिरा उसे उठाने वाला भी नहीं था, क्योंकि गोलियां रुक नहीं रही थीं। ईदगाह मैदान की जमीन खून से लाल हो गई। बाहर जो सड़कें थीं वो भी खून से रंग गईं। एक चश्मदीद गवाह ने बताया, लोगों के जूते लाल हो जाते थे, इतना खून था सड़कों पर। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक उस दिन 16 लोग मारे गए और 37 घायल हुए। लेकिन जेएएसी का कहना है कि असल संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक लापता हैं। न घर पहुंचे, न जेल गए, बस गायब हो गए। उनकी लाशें गायब कर दी गई हैं, यही आशंका है। 3 दिनों का कुल जोड़ लगाएं तो 46 से ज्यादा मृत, 200 से ज्यादा घायल और लापता लोगों की संख्या अभी भी साफ नहीं है। पाकिस्तान ने पूरे पीओके में इंटरनेट बंद कर दिया है। नेटब्लॉक्स नाम की संस्था, जो दुनिया भर में इंटरनेट की निगरानी करती है, ने पुष्टि की है कि 3 दिनों से लगातार पीओके में इंटरनेट बुरी तरह प्रतिबंधित है। लेकिन कुछ वीडियो फिर भी निकले। किसी ने VPN से भेजा, किसी ने पहाड़ी रास्तों से जाकर सिग्नल मिलने पर अपलोड किया। ट्विटर पर वो वीडियो मौजूद है जिनमें साफ दिखाई दे रहा है कि वर्दीधारी लोग AK-47 से फायर कर रहे हैं। वीडियो में ईदगाह मैदान की भगदड़ दिखती है, लाशें उठाते लोग दिखते हैं, अस्पतालों में घायलों की कतारें दिखती हैं। और इसीलिए पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद किया है, ताकि ये तस्वीरें बाहर न जाए। लेकिन डिजिटल दुनिया में सच को पूरी तरह दफन नहीं किया जा सकता। जब ये तस्वीरें सामने आईं तो बरबस जालियांवाला बाग की याद आ गई। 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेज सैनिकों ने एक शांतिपूर्ण सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। बाग के दरवाजे बंद थे, लोगों के पास भागने की जगह नहीं थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे। रावलकोट के ईदगाह मैदान में 10 जून को ठीक वैसा ही हुआ। 60 से 70 हजार लोग एक मैदान में। पाकिस्तानी सेना ने चारों तरफ से घेर कर गोलियां बरसाईं। लोगों के पास भागने की जगह सीमित थी और वर्दी वालों ने AK-47, एक सैन्य हथियार, को निहत्थे नागरिकों पर दाग दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि 1919 में अंग्रेजों ने किया था, 2026 में पाकिस्तान की फौज ने अपने ही इलाके के अपने ही लोगों पर किया। 9 जून से पहले ही इस्लामाबाद ने समझ लिया था कि प्रदर्शन बड़ा होगा। इसीलिए 9 तारीख को ही पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस के मिलाकर 14,000 जवान पीओके में तैनात किए गए। रेंजर्स आए, पंजाब पुलिस आई, अर्धसैनिक बल आए, सड़कों पर कंटेनर लगाए गए, जगह जगह चेकपोस्ट बनाए गए, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई, लोगों से घरों में रहने को कहा गया। लेकिन जब जनता का गुस्सा इस हद तक उबल चुका हो तो 14,000 जवान भी नहीं रोक सकते। लोग निकले और निकलते रहे, और जब वो ईदगाह मैदान में पहुंचे तो उन्हें गोलियों से रोकने की कोशिश की गई। अब यह समझना जरूरी है कि इस आंदोलन की असल जड़ क्या है। जुलाई 2026 में पीओके में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 27 जुलाई की तारीख तय है। इसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही थी। जेएएसी ने ऐलान किया था कि वो इस चुनाव का बॉयकॉट करेंगे जब तक उन 12 रिजर्व सीटों को नहीं हटाया जाता। ये 12 सीटें हैं जिनमें से 6 उन लोगों के लिए हैं जो 1947 में भारतीय जम्मू से पाकिस्तान गए, और 6 उन लोगों के लिए जो भारतीय कश्मीर से पाकिस्तान गए। ये लोग आज़ाद कश्मीर में नहीं रहते, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रह सकते हैं, लेकिन पीओके की विधानसभा में उनकी सीटें पक्की हैं। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब यह है कि जो पार्टी इस्लामाबाद में सत्ता में होती है वो इन 12 सीटों पर अपने लोग बिठा देती है। इन 12 और 8 नॉमिनेटेड सीटों को मिलाकर 20 सीटें सत्तारूढ़ पार्टी के पास पहले से होती हैं। सरकार बनाने के लिए 27 चाहिए, तो बाकी 7 सीटें कहीं से भी जुगाड़ लो, सरकार बन जाती है। पीओके की जनता ये खेल समझती है और यही समझ उन्हें सड़कों पर ला रही है। जेएएसी ने इस पूरे चुनाव को एक नाटक कहा है।
उन्होंने कहा, जब नतीजा पहले से तय है तो चुनाव का क्या मतलब? हम तब तक नॉमिनेशन नहीं करेंगे जब तक ये 12 सीटें खत्म नहीं होती। और इसी बात पर पाकिस्तान ने जेएएसी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। ये कोई पहली बार नहीं है। 2024 में भी जेएएसी ने आंदोलन किया था। उस वक्त मुद्दा था बिजली की बढ़ती दरें और आटे गेहूं पर सब्सिडी का खात्मा। उस आंदोलन में 4 लोग मारे गए थे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, भारत ने आवाज उठाई और पाकिस्तान की सरकार को घुटने टेकने पड़े। 23 अरब पाकिस्तानी रुपए का राहत पैकेज दिया गया, सब्सिडी बहाल हुई, बिजली की दरें सामान्य की गईं। 2025 में फिर आंदोलन हुआ। उस बार इंटरनेट बहाली, मोबाइल सेवाओं और ज्यादा स्वायत्तता की मांग थी। 8 से 10 लोग मारे गए, कुछ मांगे मान ली गई, लेकिन हर बार पाकिस्तान का यही तरीका रहा, आंदोलन को कुचलो, कुछ लॉलीपॉप दो और अगले चुनाव तक इंतजार करो। 2026 में जेएएसी ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग उठाई और इस बार पाकिस्तान ने लॉलीपॉप नहीं दिया, इस बार उसने AK-47 से जवाब दिया। जेएएसी के नेता शौकत नवाज मीर ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, राज्य ने रावलकोट में हमारे लोगों का नरसंहार शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पूंछ डिवीजन के आयुक्त सरदार वाहिद खान ने कहा, जेएएसी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। राज्य ने केवल कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कार्रवाई की, यानी जनसंहार को कानून व्यवस्था बताया जा रहा है। मीर ने इसके जवाब में कहा, यह मूवमेंट ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे सबको मार डाले, ये मूवमेंट खत्म नहीं होगा। हम अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे। और सच में गोलियों के बाद भी रावलकोट में लोग जमा रहे, हजारों लोग मैदान में डटे रहे। शोक था, गुस्सा था, लेकिन हार नहीं थी। रावलकोट अकेला नहीं था। खाईगाला गांव में जहां गोलियां चली, लोग सड़कों पर निकल आए। सारी दुकानें बंद हो गईं, स्कूल बंद हो गए, सामान्य जीवन ठप हो गया। मुजफ्फराबाद में लाल चौक पर पुलिस ने फायरिंग की, मीरपुर में प्रदर्शनकारी निकले, बाग जिले में झड़पें हुई, दादयाल में लोग कंटेनरों को हटाकर आगे बढ़े। पाकिस्तान के रेंजर्स ने हर जगह एक ही जवाब दिया, गोली। एक रिपोर्ट के मुताबिक रावलकोट में 3 कश्मीरी पुलिसकर्मियों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें भी गोली मार दी। जब फौज अपने ही पुलिसकर्मियों को मार दे क्योंकि उन्होंने निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया, तो समझ जाइए कि हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। भारत ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पाकिस्तान इस इलाके में जो कर रहा है वो एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन है। हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह करते हैं कि वो इस पर ध्यान दे। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने कब्जे में रखे इलाके में आम लोगों पर अत्याचार कर रहा है और दुनिया की नजर से बचने के लिए इंटरनेट बंद कर रखा है। भारत का ये रुख स्पष्ट है। POK भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहां जो हो रहा है उसकी जवाबदेही पाकिस्तान को देनी होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर इस तरह बल प्रयोग करना स्वीकार्य नहीं है। पाकिस्तान से जवाब मांगा गया है। ब्रिटेन में कश्मीरी प्रवासी सड़कों पर उतरे। UK के कुछ सांसदों ने भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई। कश्मीरी डायस्पोरा जहां भी है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, उसने अपनी अपनी जगह विरोध प्रदर्शन किए। JAAC के नेताओं ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करे, दोषियों को सजा मिले। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उल्लंघन है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान से क्या उम्मीद रखें? जो देश अपने प्रधानमंत्री को जेल में डाल सकता है, जो देश अपने ही पूर्व प्रधानमंत्रियों की हत्या का इतिहास रखता है, वो देश 60,000 निहत्थे लोगों पर गोली चलाने वाले जनरलों को सजा देगा? संभावना बहुत कम है। यहाँ एक बड़ी बात समझनी जरूरी है। पाकिस्तान आज 3 मोर्चों पर घिरा हुआ है। पहला, बलोचिस्तान। वहां भी अलगाववादी आंदोलन तेज है। पाकिस्तानी फौज वहां भी क्रूरता से निपट रही है। गुमशुदगियां, फर्जी मुठभेड़ें, बलोचिस्तान में ये सब दशकों से चल रहा है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा, जहां आए दिन आतंकी हमले होते हैं और TTP का दबाव बना रहता है। और तीसरा, POK, यानी वो इलाका जिसे पाकिस्तान अपना बताता है, लेकिन जहां के लोग अब खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। जब एक देश की 3 दिशाओं से जनता उससे लड़ रही हो, तो वो देश कितने दिन टिकेगा? POK के लोग वैसे भी खुद को कभी पाकिस्तानी नहीं माना। उनकी पहचान कश्मीरी है, उनकी संस्कृति अलग है, उनका इतिहास अलग है और अब उनका गुस्सा अलग है। सबसे चिंताजनक जो बात है वो ये है, बहुत सारे लोग लापता हैं। ईदगाह मैदान से जो लोग भागे, उनमें से कई वापस घर नहीं पहुंचे। न उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया, न जेल भेजा गया। परिवार अस्पतालों में, थानों में, सैन्य छावनियों के बाहर खड़े होकर अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि फौज ने कुछ लाशों को गायब किया है ताकि असल मृत संख्या सामने ना आए। ये आरोप बहुत गंभीर है। अगर सच है तो ये सिर्फ मानवाधिकार उल्लंघन नहीं है, ये एक युद्ध अपराध है। इंटरनेट बंद है, पत्रकार अंदर नहीं जा सकते, विदेशी मीडिया के लिए रास्ते बंद है। इसलिए असल तस्वीर सामने आने में वक्त लगेगा। इस आंदोलन में एक नारा बहुत गूंजा, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान में ये नारा नया नहीं है, बलूचिस्तान में यही नारा लगता है, KPK में यही नारा है और अब POK में।
इस नारे की ताकत यह है कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सच्चाई का बयान है। पाकिस्तान की सेना जो दुनिया में कश्मीर के हमदर्द होने का दावा करती है, वो आज कश्मीरियों पर ही गोलियां बरसा रही है। कितनी बड़ी विडंबना है। जो फौज दुनिया भर में जाकर भारत को कटघरे में खड़ा करती है कश्मीरियों के अधिकारों के नाम पर, वो फौज आज रावलकोट की सड़कों पर कश्मीरियों की लाशें बिछा रही है। पाकिस्तान की सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि JAAC एक आतंकी संगठन है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सेना ने केवल कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम उठाए। लेकिन ये सारे दावे खोखले हैं। पहली बात, JAAC एक पंजीकृत नागरिक समाज संगठन था। उसे आतंकी घोषित करने से पहले न कोई अदालती सुनवाई हुई, न कोई जांच। सरकार को संगठन पसंद नहीं आया तो उसे प्रतिबंधित कर दिया। दूसरी बात, 60 से 70 हजार लोग जो ईदगाह मैदान में जुटे थे, वो सब आतंकी नहीं हो सकते। उनमें महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, बच्चे थे, किसी के पास कोई हथियार नहीं था। तीसरी बात, AK-47 एक सैन्य हथियार है। उसे कानून व्यवस्था के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसका इस्तेमाल दुश्मन को मारने के लिए किया जाता है। और पाकिस्तान की फौज ने अपने ही नागरिकों को दुश्मन माना। दुनिया अब तक बड़े पैमाने पर चुप है। अमेरिका, वो इस वक्त ईरान से बातचीत में व्यस्त है। पाकिस्तान उसका पुराना नॉन नेटो एलाई है, वो नाराज नहीं करना चाहता। चीन, POK में CPEC गुजरता है, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन का इस इलाके में अरबों डॉलर का निवेश है, वो क्यों बोलेगा? पश्चिमी देश, वो कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान दोनों से न्यूट्रल रहते हैं। POK में हो रहे नरसंहार पर उनकी प्रतिक्रिया सीमित है। और यही पाकिस्तान का दाव है। इंटरनेट बंद करो, मीडिया को अंदर मत जाने दो, दुनिया की नज़र से पहले खबर दफन करो, और जब तक दुनिया जागे तब तक हालात सामान्य हो जाएं। लेकिन इस बार शायद ये दाव काम नहीं करेगा। POK के लोग अब पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। JAAC ने साफ कर दिया है, जुलाई के चुनावों का बॉयकॉट जारी रहेगा। जब तक 12 रिजर्व सीटें खत्म नहीं होती तब तक नॉमिनेशन नहीं होगा। इंटरनेट बंद होने के बावजूद जानकारी बाहर आ रही है। दुनिया भर के कश्मीरी डायस्पोरा सक्रिय हैं। UK में संसद में सवाल उठ रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल सक्रिय है। 2024 में पाकिस्तान ने राहत पैकेज देकर आंदोलन ठंडा किया था। 2025 में कुछ मांगे मान ली गई थी, लेकिन 2026 में JAAC की मांगे राजनीतिक है, और राजनीतिक मांगे कभी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। पाकिस्तान के सामने दो ही रास्ते हैं, या तो वो 12 रिजर्व सीटें खत्म करे और जनता को वास्तविक प्रतिनिधित्व दे, या फिर और क्रूरता से दमन करे और POK को हमेशा के लिए खो दे। इतिहास गवाह है, जब फौजी दमन से आंदोलन को कुचला जाता है तो आग और भड़कती है, बुझती नहीं। ये सवाल आज लाखों लोगों के मन में है। POK के लोग खुद को कभी पाकिस्तानी नहीं माना, वो कश्मीरी हैं, उनकी अस्मिता अलग है। जब 2024 में आंदोलन हुआ था तब भी आज़ादी के नारे लगे थे, और 2026 में जब पाकिस्तानी फौज उन पर AK-47 से गोलियां बरसा रही है, तो क्या कोई भी इंसान उस फौज को अपना रक्षक मान सकता है? पाकिस्तान आज आर्थिक संकट में है। IMF से बार बार कर्ज मांग रहा है। बलूचिस्तान में अलगाव की आग सुलग रही है। KPK में तालिबान का दबाव है। POK में जनता बगावत पर है, और फौज जो एकमात्र स्थिर संस्था बची है वो खुद भ्रष्टाचार और बदइंतजामी की चादर में लिपटी है। ऐसे में POK पर पाकिस्तान की पकड़ हर दिन कमजोर हो रही है। रावलकोट के ईदगाह मैदान में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं है, वो एक बड़े बदलाव का संकेत है। जब 60 से 70 हजार लोग जान की बाजी लगाकर सड़कों पर उतरते हैं तो वो किसी नेता के कहने पर नहीं आते, वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। जब सरकार रोटी नहीं दे सकती, बिजली नहीं दे सकती, प्रतिनिधित्व नहीं दे सकती, और जब हक मांगने पर गोलियां मिलती हों तो लोग डरना छोड़ देते हैं। POK के लोग अब डरे नहीं हैं। 16 लोग मरे, लेकिन अगले दिन फिर हजारों लोग मैदान में थे। पाकिस्तान की फौज AK-47 से शरीर को रोक सकती है, इरादे को नहीं। इतिहास याद रखेगा, रावलकोट में जो हुआ वो पाकिस्तान के POK पर नियंत्रण की धीरे धीरे समाप्ति की शुरुआत थी। और यह सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। जब एक देश अपने ही नागरिकों पर जंग छेड़ दे तो दुनिया कब तक चुप रहेगी? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।